चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 32 के बारे में, यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके संबंध में व्याख्या देखी थी। इस पार्ट में हम लोग संविधान के भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित आर्टिकल 32 में समादेश के बारे में जानेंगे कि समादेश होता का क्या है। पिछले पार्ट में हम लोग देखा था कि जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो उनको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कई तरह के 5 प्रकार के समादेश लागू करती है, ठीक है ना, जारी करती है। कौन कौन से होते हैं और किन स्थितियों में कौन सा आपका यूज होता है उसके बारे में इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिट समादेश के प्रकार इसमें हम लोग को पढ़ना है और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। तो देखिए, 5 प्रकार के समादेश हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे, जो था आर्टिकल 32 से संबंधित। कौन जारी करता है? आर्टिकल आपके 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। तो कौन कौन से समादेश होते हैं उसमें पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं हैबस कॉर्पस। इसका अर्थ क्या होता है और कब यूज होता है उसको देखते हैं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है, पहले उसकी मीनिंग जान लें। सशरीर प्रस्तुत करना या हाजिर करना, ठीक है ना। कब इसको जारी किया जाता है? देखिए, यह तब जारी किया जाता है जब एक व्यक्ति दूसरे को हिरासत या कैद में रखा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वजह से जेल में बंद कर दिया हो, ठीक है, तो उसके कई सारे मौलिक अधिकार का हनन हो गया। एग्जाम्पल के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने का, जबकि उसके खिलाफ कोई अधिकार नहीं है। फिर आर्टिकल जो 20 के तहत है गिरफ्तारी के विरुद्ध आपका उपाय हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद व्यक्तियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देती है, यानी ऐसे व्यक्तियों को, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कैद या हिरासत में रखता है, एग्जाम्पल के लिए पुलिस, तो जो न्यायालय है उसे, जो बंदी व्यक्ति है उसको न्यायालय में पेश करने का आदेश देती है अगर हिरासत अवैध या गैरकानूनी पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी आपके सबूत नहीं है, जो पुलिस है किसी व्यक्ति की हिरासत में रखा है तो उसे रिहा कर दिया जाता है। जैसे पुलिस द्वारा किसी को हिरासत में लेने पर न्यायालय उसे कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहती है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ही यही हो गया कि जब कोई व्यक्ति पुलिस किसी व्यक्ति को उठाता है, ठीक है ना, तो उसे जेल में बंद करता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो वो प्रस्तुत करना ही आपका जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत रिट जारी होता है उसके तहत ये प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। ये आपके मूल अधिकार से संबंधित है, यानी न्यायालय देखती है कि आपका जो बंदी किया गया है वो उचित है कि नहीं है, कई सारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके खिलाफ कार्रवाई मतलब आरोप सिद्ध नहीं होते तो आपको रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि तब ये माना जाएगा कि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। जो भी आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 के तहत दिया गया है, आर्टिकल 20 के तहत दिया गया उसका, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है सशरीर प्रस्तुत करना, यानी बेसिकली ये पुलिस और कोर्ट से संबंधित है। यानी जब कोई पुलिस किसी व्यक्ति की हिरासत में लेता है तो उसको न्यायालय में उसे पेश करने से संबंध में जारी होता है। दूसरा देखते हैं पॉइंट, परमादेश। इसको कहते हैं इंग्लिश में मैंडेमस ना। इसका अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं, यानी कोर्ट जब ये लागू करता है तो कहता है कि ये मेरा आदेश है, इसे मानना पड़ेगा, ठीक है ना। किसके संबंध में जारी करता है परमादेश? देखिए, यह केवल सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं कोर्ट उसके संबंध में जारी करता है, किसी पब्लिक या किसी जो प्राइवेट व्यक्ति है उसके खिलाफ नहीं। इसमें क्या होता है, इसको न्यायालय तब जारी करता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने दायित्व को नहीं पूरा कर पाता तो उसे पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ज़िले में आपके जो कलेक्टर हो गए, ठीक है ना, वो किसी काम का दायित्व सही तरीके से, जो उनके काम का दायित्व नहीं होता है, अब कोर्ट में उनके खिलाफ वो जाता है, अपील जाता है, तो कोर्ट सुनता है और देखता है कि यदि वो सरकारी व्यक्ति यानी मजिस्ट्रेट या कलेक्टर अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं होता, उसमें देखिए ये हो गया कि वो सरकारी है, ठीक है, प्राइवेट तो है नहीं, ठीक है, तो वो अपने दायित्व का अगर सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है तो कोर्ट कहता है मैंडेमस, यानी परमादेश जारी करता है। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, यानी कोर्ट आदेश देता है कि आप अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से करें। अगर नहीं करेंगे, जिससे कई लोगों के मूल अधिकार का हनन होगा, पब्लिक के जो काम है वो नहीं सही तरीके से होंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्टिकल 32 के तहत हो सकता है, ठीक है, या फिर जो कानूनी प्रक्रिया है, न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसके तहत। लेकिन
इनका अर्थ ही यही होता है कि उन सरकारी अधिकारियों को ये आदेश दे कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करें। तब जारी किया जाता है जब जो सरकारी व्यक्ति है वो अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता है। अब देखते हैं इसके बाद अगला रिट कौन सा है और कब जारी किया जाता है। देखिए, तीसरा आपका जो रिट होता है वो होता है अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो। इसका अर्थ होता है किस अधिकार या वारंट से, यानी आपने कोई काम किया तो किस अधिकार से किया, ये इसके बारे में कोर्ट पूछता है, क्योंकि इसी विधि से आपको ये देखता है न्यायालय कि क्या मूल अधिकार का हनन हुआ है कि नहीं हुआ है। आर्टिकल 32 के तहत ये 5 प्रकार के रिट जारी करके उसका निर्धारण करता है कि मूल अधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर ये हनन हो जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत उसे लागू करवाता है, और यदि वह किसी विधान के विपरीत है, ठीक है ना, तो उसे आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू करके उस विधान को कैंसिल कर देता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, अंग्रेजी में क्यू वारंटो। यह रिट न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सरकारी अधिकार के दावे की वैधानिकता को जांचने के लिए किया जाता है। अतः यह रिट किसी व्यक्ति को सरकारी पद के दुरुपयोग या गैर उपयोग से रोकता है। यानी जो मैंडमस था उसमें था कि सरकारी व्यक्ति अपने अधिकार का दायित्व तो नहीं कर रहा था। इसमें क्या है कि कोई सरकारी व्यक्ति है, अपने अधिकार से बढ़कर कोई काम कर रहा है, वो आपका कानूनी हो तो भी, क्योंकि अपने अधिकार से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता, जितनी उसको पावर दी गई उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो वो इलीगल माना जाएगा। तो उस स्थिति में जब कोई सरकारी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई एसएचओ है, ठीक है ना, अपने पद का दुरुपयोग करके किसी आपके घर खाली करवाने के काम में लग जाता है, ठीक है, धमकी देने लग जाता है, उगाही करने लगता है पैसा, जो कि उसका अधिकार नहीं है, तो इस संबंध में अगर कोर्ट में केस जाता है या फिर थाना ही पूरा ऐसे इसी चीज़ों में लगा रहता है तो अगर उसमें आपका संवैधानिक परीक्षण कर रहा है तो यही अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है, जिसमें कोर्ट पूछता है कि आपने किस अधिकार से यानी किस वारंट से ऐसा काम किया, और ये भी सरकारी जो व्यक्ति है उसके खिलाफ ही जारी होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। सरकारी अधिकार के दावे की वैधानिकता, यानी जो सरकारी व्यक्ति है वो अपने सरकारी जो शक्ति उनको जितने अधिकार दिए गए हैं उससे ज़्यादा का उपयोग क्यों किया, इस स्थिति में इसे पूछा जाता है। चौथा देखिए रिट आता है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। इसका अर्थ है रोकना, यानी ये किसी काम को रोकने से संबंधित है। किस स्थिति में ये जारी किया जाता है इसको देखते हैं। देखिए यह रिट उन ऊपर के न्यायालयों द्वारा, यानी जो हाई न्यायालय है, जैसे हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को जारी करेगा और सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट, यानी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन दोनों को भी जारी कर सकता है। तो यह रिट ऊपर के न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को तब जारी करता है जब, कब जारी करता है देखते हैं। यानी ये प्रतिषेध वाला है, ये न्यायालयी फील्ड में यानी जुडिशियल फील्ड में आपका यूज होता है। कब जारी किया जाता है देखते। देखिए जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन है, इसका अर्थ है रोकना, ये ऊपर के न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है, जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो ऐसे जज देने लगे या फिर ऐसे न्याय देने लगे जो उसके अधिकार में है ही नहीं, जो आपके ऊपर के न्यायालय के अधिकार में, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस स्थिति में हाँ उसके ऊपर के कोर्ट उसके ऊपर ये रिट जारी करके पूछते कि आपने, और रोकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है ना, जो आपका अधिकार है ही नहीं। यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। न्यायिक मतलब जो जज होते हैं, अर्ध न्यायिक इसका एग्जाम्पल होता है जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है ना, जो पुलिस आपके गिरफ्तार करता किसी व्यक्ति को, तो आर्टिकल 22 के तहत उनको 24 घंटे में उनके समक्ष प्रस्तुत करना होता है कि वो जेल भेजे कि नहीं भेजे। उन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ होता है जिनको न्याय करने का थोड़ा पावर दिया गया है संविधान के तहत या विधान के तहत, के विरुद्ध जारी किया जाता है, किंतु प्रशासनिक और निजी व्यक्ति के लिए नहीं। यानी ये सरकारी व्यक्तियों और निजी व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये उन व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो न्याय से संबंधित हो। एग्जाम्पल के लिए जज और अर्धन्यायिक अधिकारी, ठीक है ना, जिनको न्याय करने का भी अधिकार होता है। पाँचवा आता है उत्प्रेषण या उत्प्रेषण लेख, ठीक है। इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। किस विधि में आपका किस तरीके से ये जारी किया जाता है देखते हैं। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या फिर जो न्यायिक अधिकरणों है, एग्जाम्पल के लिए आपका एनजीटी हो गया है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है, उसको उसके पास लंबित
पड़े वाद के कार्यवाहियों के अभिलेखों को वैधानिकता की जांच के लिए अपने पास मंगा सकता है। यानी जो ऊपर के कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, क्या वो वैधानिक तरीके से है कि नहीं, क्या समय पे वो हो पा रहे हैं कि नहीं, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। इस आधार पर वो कोर्ट से केस मंगा के उसकी जांच कर सकता है कि लोअर कोर्ट में क्या सही से काम हो रहा है कि नहीं। सिमिलरली हाई कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट आपका हाई कोर्ट से और लोअर कोर्ट से मंगा सकता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से उसके पास लंबित मुकदमों को मंगाकर उसके संबंध में हुए कार्यवाही की मांग कर सकता है। वही आपका चेक कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रामाणिकता पूछ रहा है, यानी उसका ऑथराइजेशन देख रहा है, उस कैसे सही से काम हो रहे हैं वो सब देख रहा है। यह न्यायिक और प्रशासनिक दोनों अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। जैसे एक होता है कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, जो आपके सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में देखता है, ठीक है ना। ऊपर से कोर्ट के लिए भी ये मान्य होता है, यानी ये सरकारी आपके जो अधिकरण होते हैं और कोर्ट के जो फील्ड या न्याय के जो फील्ड होते हैं उनके संबंध में जारी होता है, ठीक है ना। निजी व्यक्तियों के लिए नहीं होता। तो कई सारे यहाँ पे पॉइंट होते हैं। तो देखिए कई सारे पॉइंट होते हैं जिसमें आपका बेसिकली निजी व्यक्ति नहीं आ रहे हैं। कहीं पे सरकारी व्यक्ति आ रहे हैं, कहीं पे पुलिस और जज का वो कोर्ट के बीच में संबंध हो रहा है, कहीं पे सरकारी व्यक्तियों के दुरुपयोग से संबंधित हो रहा है, सरकारी व्यक्ति अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं उससे संबंधित हो रहा है। अब देखते हैं इसके बाद छठवां, जो भारत में यूज नहीं होता है, निषेधाज्ञा, उसके बारे में देख लेते हैं। लेकिन निषेधाज्ञा इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंजक्शन। इसका संविधान में वर्णन नहीं है क्योंकि भारत में इसका यूज नहीं होता है और संविधान में इसको इंक्लूजन नहीं किया गया। लेकिन इसका देखिए अर्थ क्या होता है। यह रिट न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति से कोई कार्य को करने और किसी कार्य को करने से मना दोनों करने, मतलब दोनों स्थितियों में इसको जारी किया जाता है। इस प्रकार ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आदेशात्मक, एक होते हैं निरोधक। आदेशात्मक मतलब आप इस काम को करिए, निरोधात्मक मतलब आप इस काम को मत करिए, ठीक है ना। और ये देखिए सरकारी निजी, ये जो लास्ट है यही है जिसमें निजी व्यक्तियों के लिए भी लागू होता है। देखिए आदेशात्मक में क्या होता है, ये किसी व्यक्ति को कोई कार्य पूरा करने के लिए जारी किया जाता है, किंतु यह परमादेश से भिन्न है। देखिए परमादेश क्या है, उसमें सरकारी व्यक्तियों को अपने दायित्व के निर्वहन नहीं करने के संबंध में सरकार पूछता है कि हम आदेश देते हैं कि आप अपने दायित्व को पूरा करिए, जो काम है उसको पूरा करिए, जबकि वो सरकारी व्यक्ति के लिए केवल जारी किया जाता है, निजी व्यक्ति के लिए नहीं। जबकि निषेधात्मक आपका सरकारी और निजी दोनों के लिए है, ठीक है, इसलिए परमादेश से भिन्न है। निरोधात्मक या निवारक निषेधाज्ञा क्या हो गया, यह किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोकता है, किंतु यह प्रतिषेध से भिन्न है। प्रतिषेध मतलब क्या हो गया, यह केवल न्यायालय से संबंधित है। प्रतिषेध जिसमें ऊपर के जो कोर्ट थे वो लोअर कोर्ट को आदेश देते थे कि आप अपने अधिकार से ज़्यादा काम मत करें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, यह व्यक्तियों यानी निजी सरकारी व्यक्तियों के लिए यूज होता है, जिसमें कोर्ट कहता है कि आप इस कार्य को ना करें। तो इस वजह से ये प्रतिषेध से अलग हो गया, जो सेकेंड पार्ट हो गया निषेधाज्ञा का। ये आपका भारत में यूज़ नहीं होता, ये बात का ध्यान रखिए। पिछले 5 प्रकार के रिट खाली भारत में होते हैं और उन्हीं का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट किसी कंडीशन में मूल अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है और इसका परीक्षण करता है और रिटों का प्रयोग करके मूल अधिकारों को लागू करवाता है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 32 से संबंधित मूल अधिकार और उनके लागू करवाने के संबंध में रिट को जारी करना, जो कौन कौन से हैं, 5 प्रकार के हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग आर्टिकल 33, 34 और 35 के बारे में जानेंगे, जो कि आर्टिकल 35 आपका लास्ट है मूल अधिकार से संबंध में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर। उस वीडियो में हम लोग देखेंगे अन्य प्रकार के जो आपके अधिकार होते हैं जो मूल अधिकार नहीं है, जैसे कानूनी अधिकार हो गए, उसको देख लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।